लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। साल 2017 के पहले डॉक्टर कफील खान को कोई नहीं जानता था, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने के बाद डॉक्टर कफील खान को सब लोग जानने लगे, क्योंकि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में और आगे बढ़ते हैं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके विरोध में देश भर में तमाम तरह का रोष प्रदर्शन होता है। डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने जाके भाषण देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, और अदालत जब बेल देती है तो उनके खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। करीब 8 महीने के बाद उनकी रिहाई उनकी मां की पिटीशन के बाद होती है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि डॉक्टर कफील खान ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो किसी तरह देश की सुरक्षा के या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वो बातें आती हों। अब मुद्दा यह है कि कफील खान तो निश्चित रूप से जेल से निकल गए, लेकिन सवाल अब यहां यह पैदा होता है कि जो ये 8 महीना उन्होंने जेल में बिताए और इसी तरह के सैकड़ों मामलों में जहां इस तरह की जेल लोग काटते हैं, उनको किस तरह की सुरक्षा कंपनसेशन दिया जाता है। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट संजय पारेख साहब हैं। संजय पारेख साहब, आपका स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। पूरे मसले को आपने देखा, बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रासुका के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई थी वो सही नहीं बैठती है, क्योंकि उसके आधार सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर खान ने जो बातें वहां पर कही वो किसी तरह की कोई भड़काऊ नहीं थी, वो यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए बातें कही गई थी कि किसी तरह पीस को खत्म ना किया जाए। अब इस मैटर में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आखिर 8 महीना जेल में रहने के बाद डॉक्टर कफील खान को वो जो जेल पीरियड उन्होंने बिताया उस पर इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया और उन्होंने माना कि इनके खिलाफ कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कोई भी केस नहीं बनता था और इनको गिरफ्तार जो किया वो बिल्कुल गलत किया, तो ये मानते हुए कि गलत गिरफ्तारी हुई और उनके ह्यूमन राइट्स का और फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन हुआ, इसके ऊपर हाई कोर्ट को ही उनको कंपेंसेशन देना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो कंपेंसेशन इन केसेस में दिया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक लॉ रेमेडी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, 21 में, अगर वो किसी तरीके से प्रभावित होते हैं गलत रूप से, तो उस व्यक्ति को कंपेंसेट किया जाएगा। बहुत सारे इसके ऊपर केसेस हैं, मतलब 50 केसेस होंगे। अब वो उसकी राशि अलग अलग है। तो जब हाईकोर्ट ने ऐसा माना तो उस पब्लिक लॉ रेमेडी के अंदर उनको कंपेंसेशन देना चाहिए था। अब उनके पास यही रेमेडी बची है कि वो जाकर के एक दूसरा मुकदमा दायर करें हाईकोर्ट के अंदर कि उनको कंपेंसेशन दिया जाए और कंपेंसेशन प्रॉपर तरीके से कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि ये जो ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के वायलेशन की जो बात है वो अभी रैम्पेंटली हो रही है। मतलब आप तबलीगी जमात के लोगों को देखें और अभी भी सीए का विरोध करने वाले जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ भी ये एनएसए लगाया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी उसकी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है तो उसको किस तरीके से आप ये लाकर के जो एनएसए को लाकर के उसकी बात को दबा सकते हैं। ये सरासर तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है और रूल ऑफ लॉ है उसका वायलेशन। आप संजय सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवाधिकार को लेकर एक जाना माना आपका नाम है। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो आपकी संस्था है, उससे आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दों को उठाते रहे हैं। मैं आपको जानना चाहूंगा सबसे पहले तो इस तरह के मामलों में कंपनसेशन के लिए क्या स्पेसिफिक कोई कानून नहीं है, और नहीं है तो आखिर क्या अभी तक ऐसी संसद को जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं ये जरूरत अभी तक आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट केवल हाई कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर ही चला जाए? स्पेसिफिक कानून क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, हमारे सीआरपीसी में एक प्रोविजन है 358 जी। वो 358 के अंदर यह है कि अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको रिलीज करते हुए 1000 रुपए का जुर्माना उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कर सकता है और उससे रिकवर
करने के आदेश भी दे सकता है, उसी को पे करना पड़ेगा। जी। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, मतलब यही प्रोविजन है। बाकी कंपनसेशन जब जजमेंट होता है तो जजमेंट के अंदर मान लो गलत तरीके से कोई उसको फंसाया जाता है और उसमें एक्विटल होता है, तो उन केसेस के अंदर कंपनसेशन को कोई प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी स्पेसिफिक इस तरीके का कानून नहीं है अभी तक कि अगर स्टेट उसके पीछे है, मतलब यह है कि स्टेट का मतलब हुआ जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया है पब्लिक लॉ रेमेडी के अंदर कि उनको कंपनसेशन दिया जाता है, ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बना है। दूसरा और जो मैंने आपको बताया सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बस ये है कि कभी कभी डिटरेंट अगर हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला जहां पर 1,000 रुपए का जुर्माना किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर दिया हो तो मजिस्ट्रेट ने किया हो कि आप रिकवर कर लें पुलिस ऑफिसर से। छोटे केसेस में भी होना चाहिए कि अगर किसी को गलत बुला लिया और उसको डिटेन किया तो भी 1,000 रुपए का जुर्माना, कम से कम ये तो होगा मॉरली उस आदमी की विक्ट्री हुई कि उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये था कि अभी तक इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, ये इसके बारे में जो पुलिस रिफॉर्म्स का है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे और पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं बार बार रिपीटेडली, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने रिलाई भी किया है, वो साफ तौर पर ये बताती हैं जो नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस और पुलिस का, बहुत बड़ी बात होती है कि जहां पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उस समय, वो पुलिस का किस तरीके से मिसयूज करती है। और बहुत सारी इस तरह की केसेस हम देखेंगे कि हमने टाडा में देखा, पोटा में देखा, उसके बाद में आपका अनलॉफुल जो एक्टिविटीज एक्ट है उसके अंदर देखा, यूएपीए के अंदर देखा, और अब हम ये एनएसए का दुरुपयोग देख रहे हैं। तो इस तरह के कानूनों में मतलब ये पाया गया है, एनएचआरसी ने भी इसका पूरा सर्वे किया उस समय जब पोटा और टाडा की बात थी, कि जो कन्विक्शन की रेट है वो मिनिमम है, बहुत कम है, और ज्यादातर इसका मिसयूज हुआ। अब जो भी उस समय पार्टी पावर में थी उसने मिसयूज किया, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में वो भी इन चीजों को मिसयूज कर रही है और रैम्पेंटली कर रही है, मतलब खुले तरीके से कर रही है। और किसी भी संस्था को आप ये नहीं कह सकते, सीबीआई और दूसरी संस्थाओं को, कि वो किसी के जो ऊपर जो प्रभाव होता है उस प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है और इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कर। संजय सर, एक तो बात आपने कानून की कही कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, या सीआरपीसी में एक सेक्शन दे दिया है जो 1,000 रुपए तक जुर्माना देगा, लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकल बात यह है कि हमारे यहाँ गिरफ्तारियां जब होती हैं, अरेस्टिंग जब होती हैं, कई कई साल लोग जेलों में सड़ते हैं। 2015 की मैं आपको प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 4,19,623 जो लोग जेलों में बंद हैं, उनमें 67.2% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है, यानी कि वो जेलों में बंद है, उनके केसेस पर कोई केसेस चले जा रहे हैं लेकिन वो जेलों में अंदर ठुसे हुए हैं, अंदर बंद है। मैं बहुत प्रैक्टिकल आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक ऐसे मामलों में जब सालों साल कोई व्यक्ति जेलों में रहता है, उसके उन अधिकारों का क्या होता है, वो जो समय उसने जेल में बिताया है। डॉक्टर कफील खान की बात करें तो वो एक आम आदमी नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की इज्जत भगवानों के बराबर है। एक एमबीबीएस, एक एमडी व्यक्ति जो एक परमानेंट कमीशन में बीआरडी कॉलेज में काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है कि एनएसए जैसे कानून को लगाया जाता है और 8-9 महीने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि नहीं साहब, वो ये जो आपने लगाया वो गलत लगाया, आखिर बड़ी जिम्मेदारी किस पर बनती है? और क्या कोई कानून ये कहता है कि वो जिम्मेदारी झेलनी पड़ेगी, उस अधिकारी को झेलनी पड़ेगी, उस व्यवस्था को झेलनी पड़ेगी, या केवल वो व्यक्ति झेलेगा जो जेल के अंदर सड़ रहा है? यह आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस बात को मैंने रिपीटेडली अभी, मतलब जो मेरे 30 साल से ज्यादा का करियर है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया। अब हम जजमेंट अगर पुराने देखें हुसैन खातून के, जहां पर सारी बात थी, जस्टिस भगवती ने, जस्टिस कृष्णा ने, कि जो अंडर ट्रायल्स है उनको छोड़ा जाए, उनकी गाइडलाइंस भी बनाई, उनके डायरेक्शंस भी दिए, लेकिन आज भी ये स्थिति है
कि आप हाई कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तब अंडर ट्रायल्स को छोड़ा जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने एक बार ये सुझाव दिया और बहुत सिंपल है। आज हम जो इंटरनेट और इस सब के थ्रू किसी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद में हमको स्थिति जो होती है वो सीधी सीधी मालूम पड़ जाती है। अगर जेल में जो लोग व्यक्ति हैं उनका आप रिकॉर्ड उसमें रखें और ये बताएं कि इस व्यक्ति को 6 महीने की सजा है, ये व्यक्ति अंडर ट्रायल ऐसा है, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको मालूम पड़ जाएंगी कि उसको कब रिलीज करना है, उसको क्या हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कानून की बातें हो रही हैं, हम बोल रहे हैं सारा ट्रांसपेरेंट होगा, और हमारे जेलों के अंदर मतलब 5-5, 6-6 साल तक लोग अंडर ट्रायल की तरह रहते हैं। कई बार ये भी मालूम नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति उस जेल के अंदर कैसे गया। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी रूल ऑफ लॉ के अंदर जो हम बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी बहुत इवॉल्व, बहुत अच्छे जजमेंट दी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये कि अगर गलती आपकी है, गलती स्टेट की है, क्योंकि उस व्यक्ति की गलती नहीं है जो उसके अंदर बंद है, वो बेचारा क्या बोलेगा। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको तो पैरवी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वो बेल मिलती है तो उनको रात में भी 12 बजे और 1 बजे भी बेल मिल जाती है, वो एक अलग बात है, वो किस्सा बिल्कुल अलग ही है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड तक नहीं रहता और उसको देखते भी नहीं है, ये मतलब कहाँ का वो है। और उसको कंपनसेशन की बात तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इस बात को उठाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला तो है कि इनको कंपनसेट किया जाए, कुछ केसेस के अंदर कंपनसेशन भी दिया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है, जो एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर। संजय सर, मैं आपको 2 कदम और आगे ले जाता हूं। हम अभी तक कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण, प्रोफेसर नंबी नारायण की बात करूंगा। 1994 पर उन पर एलिगेशन लगता है कि उन्होंने खुफिया जानकारी शेयर करी है, उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, उनके साथ जाती हुई है, उनका करियर तबाह हो जाता है, लिटिगेशन झेलते हैं, जेल में रहते हैं, और 2018 में उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाता है 24 साल के बाद। 1994 में आरोप और 2018 में 50 लाख रुपए कंपनसेशन। आपको लगता है एक जो जीवन है, एक व्यक्ति की गरिमा है, उसने जो समाज के लिए काम किया है, चाहे डॉक्टर कफील का मेडिकल प्रोफेशन हो या प्रोफेसर नंबी नारायण का इसरो के साइंटिस्ट के तौर पर, वो पूरा करियर तबाह हो गया, उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो तबाह हो गई। आखिर वो रेस्टोर कैसे होगी? 50 लाख तो आपने दे दिया, लेकिन वो रेस्टोर कैसे होगी? उसका क्या कोई कानूनी विकल्प? जी, आप ठीक बोल रहे हैं जी। पैसे देने से तो चीजें खत्म नहीं होती। पैसे आपने दे दिया और ये आपने 2 केसेस के बारे में बताया, ऐसे 50 भी बता सकते हैं, 100 भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो संख्या आप बता रहे हैं वो लाखों में है जो लोग सफर करते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनका तो आप उसको तो आप देंगे तो अधिक से अधिक बोल देंगे 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे 20 साल के बाद में, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। असली बात यह है कि उसके पीछे जो एजेंसी थी, जिसने जिस समय उनके खिलाफ FIR लॉन्च की, जिन लोगों ने उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, वो एजेंसी किसी के प्रभाव में आकर के उन्होंने किया? किसका प्रभाव था? मुझे लगता है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में जो लोग इसके पीछे थे उन लोगों को पनिश करना जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकली कितना भी एम्पावर्ड हो जी, या चाहे कोई ऑफिसर हो CBI का, या जो भी कोई पुलिस ऑफिसर हो, उसकी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी की जिम्मेदारी को लेकर कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश संजय सर क्या कहते हैं उस अथॉरिटीज की जिम्मेदारी को लेकर? अथॉरिटी की जिम्मेवारी को लेकर के तो कोई बात है ही नहीं। आपने देखा कि जो पुलिस एनकाउंटर के अंदर भी लोग मर जाते हैं, जहां पर ये बोला कि आप कम से कम उन पुलिस ऑफिसर्स को आप सुशोभित नहीं करेंगे, क्योंकि पदक वगैरह नहीं देंगे, इसके बावजूद भी उन लोगों को प्रमोशन देते हैं और पदक देते हैं, बजाय इसके कि ये बोले कि उस व्यक्ति के क्योंकि उसने किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल है और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उस कार्रवाई के बजाय ये चीजें होती हैं। तो अब इसका तो कोई कानून है नहीं यहाँ पर, जो अगर आप ये बना देंगे एक दिन, और इसीलिए होता है कि कई बार कंटेम्प्ट एक्शन भी लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना जरूरी है कि वो आदमी इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने ये काम किया।
ये बहुत जरूरी है जी। संजय सर, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 से लेकर भारत में जो सिलसिला शुरू हुआ, वो NSA एक्ट, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, मीसा, ये तमाम जो कानून आए, साल दर साल आए, साल दर साल खत्म किए, लेकिन अभी फिलहाल रास्का को कैसे कहते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में है, वो अभी कानून चल रहा है। आपको लगता है ये सरकारों की एक जरूरत है जो इस तरह का कानून लाकर वो पूरे तरह से एक व्यक्ति के मानवाधिकार को, उसके राइट्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बिल्कुल खत्म करता है? ये एक जरूरत है। देखिए जी, इस बात को PUCL के माध्यम से भी बार बार उठाया गया जी, और मेरा ये पर्सनल व्यू भी है कि हमको इस तरह के कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो कानून है, इन कानूनों का दुरुपयोग ही होता है हमारे देश के अंदर, सदुपयोग नहीं होता। सदुपयोग का तो सवाल नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो हमारे IPC और जो दूसरे बहुत सारे इस तरह के कानून है, उसके अंदर प्रावधान है। उस व्यक्ति को ट्राई करो, जो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर CRPC में ट्रायल होता है, उसके अंदर ट्रायल उसका होना चाहिए। ये जितने भी प्रोविजंस हैं, अब मैं पुरानी बात तो उसमें नहीं जा रहा, बहुत सारे जो हुए, लेकिन अक्सर इन तरह के प्रोविजंस का सेडिशन हुआ और जो देशद्रोह की बात होती है, अभी देशद्रोह की बात अभी की स्थिति में क्या, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, स्टेट के खिलाफ भी किया है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, जो IPC और दूसरे ऑफेंसेस के अंदर लिखा हुआ है। आपको नए नए ऑफेंसेस बनाने की क्या जरूरत है? जब ये रिपील हुआ, जिस समय टाडा और कोटा, उस समय UAPA के अंदर प्रोविजन ला करके और उसको अमेंड किया गया, जबकि आइडिया ये था कि इस तरह के प्रोविजंस को नहीं लाया जाए, क्योंकि इनका दुरुपयोग हुआ है। मतलब ये आया था कि 90% केसेस के अंदर या तो एक्विटल हुआ या ये पाया गया कि टाडा और कोटा के अंदर उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। तो अब आप कोई बात बोलते हैं, आप कोई बात बोलते हैं इसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, आप बोलते हैं कि ये कानून गलत, इस कानून को दो तरह की, आप दो लोगों को अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अब संविधान के बेसिस के ऊपर वो बात बोलते हैं। अगर ये बात बोलते हैं तो इस बात बोलने में गलती क्या है? आप कोर्ट भी जाते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के इन बातों को चैलेंज कर रहा है, तो वो भी देशद्रोह के अंदर आता है। मतलब हम इसको कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? कहीं तो अगर मान लो कोई बात बोल रहा है गलत है, तो कोई तय करने की बात तो अल्टीमेटली ये कोर्ट्स की होती है। अगर एग्जीक्यूटिव भी उसको इस तरह से सप्रेस करने लगेगा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की तो कोई मान्यता नहीं रही। डॉक्टर कफूल खान के मामले में अब जबकि वो बाहर निकल गए हैं, विकल्प क्या बचते हैं? मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन करूंगा। विकल्प उनके पास भी बचता है, और बहुत सारे और लोग जिन लोगों को अभी हाई कोर्ट ने रिलीज किया, जहां पर जो तबलीगी जमात के लोग थे, उन सभी लोगों को कोर्ट के अंदर जाकर के ये बोलना चाहिए कि हमारे राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका वायलेशन हुआ, और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की वजह से जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमको कंपनसेशन दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, उन लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से सालों साल जेल में रहते हैं, आपराधिक जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत वो उस प्रोसिक्यूशन को झेलते हैं, लेकिन एक दिन जब आता है, जब अदालत उन्हें छोड़ती है, तो वो जिम्मेदार लोग जो कहीं ना कहीं उन्हें इन परिस्थितियों की तरफ धकेलते हैं, उन पर शायद बातचीत नहीं होती, और यही एक बड़ी कमी है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद संजय पारिक साहब, आपसे बातचीत करके तमाम कानून की बारीकियों को हमें जानने का मौका मिला। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।